Hello, dear students. Welcome back to the GDC Live. So, dear students, ओडिशा फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है, जहां पे पहला पार्ट ऑलरेडी डाल दिया गया है, जिसमें 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आपको इस सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है ओडिशा फार्मासिस्ट में 1002 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। जीडीसी क्लासेस इसके लिए स्पेशली लेके आया है, दैट इज द ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो ये वैकेंसी आई हुई है, इसके लिए जीडीसी लेके आया है फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टोटली फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर मैं बात करूं सिर्फ 1002 पोस्ट नहीं, 1002 पोस्ट फॉर द फार्मासिस्ट एंड 1451 पोस्ट फॉर द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ऑल्सो। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप सभी लोग खैर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की बात करेंगे तो इसके लिए ओनली डी फॉर्म एलिजिबल है, जबकि आप फार्मासिस्ट के लिए बात करोगे तो इसमें डी और बी दोनों एलिजिबल है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं सो डेफिनेटली दिस ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है? सिंपली आपको प्ले स्टोर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पे जाना है उसके बैचेस सेक्शन में, और जब स्टोर में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा फार्मासिस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, एज वेल एज यहां पे आपको मिलेगा दैट इज द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप अभी जाइए और इसको ज्वाइन करिए। बहुत ज्यादा फ्रूटफुल ये टेस्ट सीरीज। सेम पैटर्न वही फॉलो होने वाला है जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, दैट इज 60 क्वेश्चन फ्रॉम द थ्योरी फार्मा, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल वर्क एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द रीजनिंग। ये आपके होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियन बेलाडोना कंटेन्स एल्कलॉइड। बेलाडोना पूरा नाम ही क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली सोलेनेसी, और इससे हमको मिलता है क्या? एट्रोपिन मिलता है। यहां पे इंडियन बेलाडोना कंटेन्स क्या कंटेन करेगा? एट्रोपिन। अगर आप स्ट्रिक्निन की बात करेंगे तो स्ट्रिक्निन किस में आता है? स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका में। हाँ जी, नक्स वोमिका का होता है। सिफिलिन की बात करेंगे, सिफेलिस इपिकाकोहाना, जी हाँ, उससे हमारा सिफिलिन मिलता है। और नार्कोटिन की बात करेंगे तो खैर ये तो हमारा नार्कोटिक में चला जाएगा, ओपियम में चला जाएगा। अब आपका आंसर सिंपल हो गया, दैट इज द एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपा बेलाडोना जो हमारा प्लांट होता है उससे मिलता है एट्रोपिन, और हाँ ये हमारा ट्रोपेन एल्कलॉइड डेरिवेटिव होता है। और इस प्लांट की बात करेंगे तो सोलेनेसी इसकी फैमिली होती है। हाँ, एट्रोपिन हमारा एज अ माइड्रेटिक के रूप में यूज किया जाता है जब इसके यूज की बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। अब आप सभी को पता है लैक्टोज हमारा क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं, टोटल 3 डाइसैकेराइड होते हैं। इसको ट्रिक सेट कैसे याद रखोगे? देखो, आपको याद रखना है पहला सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज और तीसरा माल्टोज। सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। हाँ जी, और जब माल्टोज की बात करोगे तो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस से। अब आप मुझे बताइए लैक्टोज किससे बना हुआ है? सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है लैक्टोज। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये तो माल्टोज की कहानी होगी। 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज, ये तो सुक्रोज की कहानी होगी। 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, नहीं, ऐसा कोई यहां पे होता नहीं है। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? लैक्टोज इज मेड अप ऑफ बाय द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है लैक्टोज। और बायोकेमिस्ट्री से कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ये क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक है, हमेशा पूछे जाते हैं डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री। और ये सारा कंटेंट्स आपको थियरी क्लासेस में ऑलरेडी ऐप के अंदर पेड कोर्सेज में पढ़ाया शुरू हो चुका है। अभी आप एनरोल्ड करिएगा जीडीसी क्लासेस ऐप में, वहां पे स्टोर सेक्शन में आपको मिलेगा ओडिशा फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स। सो डोंट मिस दैट क्रैश कोर्स, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस विद इन लिमिटेड टाइम, गारंटी जीडीसी की है, डेफिनेटली आपको उसमें सारी तैयारी कराई जाएंगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड?
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दो टाइप के हमारे फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करोगे तो यहां पे PLMS याद आता है, दैट इज द पाल्मिटिक एसिड, लॉरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं। ये किसमें आते हैं, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करोगे तो हमारे मेजर तीन याद आते हैं, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। अब ऑप्शन देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूछा गया है, ओलेइक एसिड दिख रहा है, हां जी लगा दीजिएगा, क्योंकि पीएलएमएस के अंतर्गत चलोगे तो पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड लॉरिक एसिड हमारा इसमें चला जाएगा। सो ओलेइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। और यही नहीं, अब जरा सुनिएगा, जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ओलेइक एसिड होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और लिनोलेइक एसिड या लिनोलेनिक एसिड ये हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और पीएलएमएस से हमने याद किया, दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपको आई होप ट्रिक सहित याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, The schedule in Drug and Cosmetic Act that deal requirement and guidelines of the clinical trial। देखो क्या वर्ड लग गया, क्लिनिकल ट्रायल। और क्लिनिकल ट्रायल की बात करोगे तो हमेशा वाई शेड्यूल याद आएगा, वाई फॉर यॉर्क क्लिनिकल ट्रायल की बात करेंगे। अब आप सिंपल आंसर कर दीजिएगा ना, देखो ओ हमारा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, एम की बात करोगे जीएमपी याद आएगा, एफ की बात करोगे ब्लड बैंक याद आएगा। सो राइट आंसर क्या हुआ, Schedule Y। Schedule Y deals with the clinical trial of the drug, their manufacturing से लिए सारी चीजें हमारी यहाँ पे आती है। Y की बात है। V शेड्यूल की बात करोगे तो पेटेंट मेडिसिन आती हैं, W की बात करोगे तो जेनरिक मेडिसिन आती हैं, X की बात करोगे तो हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आते हैं। तो ये सारे शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका ऑलरेडी एक बहुत ट्रिकी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चाहो तो उसको सर्च कर सकते हो पॉपुलर वीडियो के अंतर्गत, वो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल जाएगा। सो वो वीडियो जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल से 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। उम्मीद है इस बार भी आपको उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अ गैस फॉर द फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके खेतों में जरूर किया जाता होगा। और जो फ्यूमिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है वो सल्फर कंपाउंड होता है। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर गैस विच मेनली यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन। और शायद आपने देखा होगा कभी कभी केरोसिन ऑयल को भी इस मशीन के थ्रू फ्यूमिगेशन के लिए यूज किया जाता है। ये मशीन आपने शायद कभी सुना जरूर होगा। सो कंट्रोल पेस्ट में ये यूज किया जाता है मेनली। अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें गैसियस पेस्टिसाइड होते हैं जो फ्यूमिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और सल्फर कंपाउंड मेनली यूज होते हैं फॉर द फ्यूमिगेशन पर्पस। फॉर रेडियोग्राफी ऑफ अ ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर। ओके, यूरिनरी ब्लैडर पे किया जा रहा है रेडियोग्राफी। कैमरा मस्ट बी पोजिशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जस्ट इमेजिन, अगर यूरिनरी ब्लैडर के लिए रेडियोग्राफी की जा रही है तो कैमरा को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन यानी स्टमक के नीचे साइड से किया जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, अब इसमें ऑप्शन देखो, अम्बिलिकल नहीं, अम्बिलिकल अलग हमारा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात अलग है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हाँ जी। राइट इंग्वेनेल की बात करेंगे नहीं, लेफ्ट इंग्वेनेल नहीं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से कैमरा इंसर्ट किया गया। सो अगर सिंपली बात करोगे, दिस इज एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन से एडमिनिस्टर किया जाता है कैमरा पेट के नीचे से, इसीलिए बोला जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोमाजिन क्या होती है, दीज आर द फेनोथायाजिन क्लास की ड्रग। और इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स। एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग का क्लासिफिकेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आते हैं। और अगर आपसे यहां पे पूछा गया क्लोरप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सिंपल आंसर करोगे सिजोफ्रेनिया। हाँ, क्लोरप्रोमाजिन का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है क्या, पार्किंसन, लेकिन यूज पार्किंसन में नहीं होगी। यूज कहां होगी, सिजोफ्रेनिया इज द कंडीशन, या साइकोसिस बोला जाता है, सिजोफ्रेनिया बोला जाता है। हाँ, क्लोरप्रोमाजिन इसमें हमारी यूज की जाएगी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एनी रेडिएशन सिकनेस। सिजोफ्रेनिया में हमारा यूज किया जाता है। हाँ, हिकअप्स के लिए भी थोड़ा बहुत ये यूज कर दिया जाता है, अगर बहुत ज्यादा किसी को हिचकी आ रही, हिकअप्स आ रहे हैं तो उस केस में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है हमारे पास, अरिस्टल इज द लैटिन टर्म फॉर,
ध्यान से समझ लीजिएगा, ये लैटिन वर्ड वाले पोसोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा गया ऑरेस्टिल, अब ऐसे और भी वर्ड होते हैं, जैसे ऑरेस्टिल होता है, नॉस्ट्रिल होता है। अब आपको यहां पे कैसे याद रखना है, ऑरेस्टिल से मतलब होता है ऑडिटरी, एयू से आपको क्या बन जाएगा, ऑडिटरी, और ऑडिटरी किस चीज के लिए हमारा होता है, हियरिंग के लिए। सो ऑरेस्टिल, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज इंसर्टेड इनटू द ईयर, सो ईयर कैविटी में दिया जाता है एज अ आई ईयर ड्रॉप के रूप में, और स्टिल हमारा क्या हो जाएगा, ईयर ड्रॉप। अगर यहां पे नॉस्ट्रिल होता सपोज, तो नॉस्ट्रिल में आपका आंसर क्या बनता, दैट विल बी द नेजल ड्रॉप होता। तो इसलिए ऑरेस्टिल पूछा गया है तो ईयर ड्रॉप लगाइए, जरा इधर देखिएगा, ऑरेस्टिल ईयर ड्रॉप। अगर मैं नॉस्ट्रिल की बात करूंगा, नेरिस्टिल की बात करूंगा तो नेजल ड्रॉप यानी नोज ड्रॉप आ जाएगा। ऐसे टाइप से हमारे, अगर आई की बात आएगी तो यहां पे देखिएगा, आई में जैसे आई वॉश की बात करेंगे, कॉलीरियम हमारा आ जाता है। अगर हम बात करेंगे आई ऑइंटमेंट में, ऑक्लूमेंटम आ जाता है। तो याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, आई की बात आएगी तो ओ से शुरू होगा ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अगर ईयर की बात आएगी तो ए से शुरू होगा ऑडिटरी नर्व, और अगर यहीं पे नोज की बात आएगी तो एन से ही शुरू होगा। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। अब देखो ल्यूकीमिया तो आपको पता ही है, ब्लड कैंसर की बात हो रही है। एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है विनक्रिस्टिन। हाँ जी, विनक्रिस्टिन को अगर प्रेडनिसोलोन के साथ दिया जाएगा, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के लिए। आंसर में आपको देखो डी ऑप्शन दिख रहा होगा। डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करोगे तुरंत आपको याद आएगा सर टैमॉक्सिफेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करोगे तो नाइट्रोसोयूरिया याद आता है। अगर मेल्फिलाइन की बात करेंगे तो ओवेरियन कैंसर याद आता है। अगर हमने बात किया हमारा एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, विनक्रिस्टिन एंड प्रेडनिसोलोन। अब अगर क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया आ जाएगा तो यहां पे क्लोरम्बेसिल और टैमॉक्सिफेन हमने बोला ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये यूज किया जाता है। सो ये डिफरेंट टाइप के हमारे कैंसर हैं जिनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस यहां पे दी गई है। लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल स्टोर इज इश्यूड बाय, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने जरूर इस प्रोसेस पे गए होंगे, आपने लाइसेंस इश्यू कराया होगा। और लाइसेंस कहां से मिलता है, बाय द ड्रग इंस्पेक्टर मिलता है। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा, डीआई होगा, वहीं से तो आपने लाइसेंस लिया होगा। हाँ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूवल देती है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप अपनी बात करोगे कहां से इश्यू होगा, सो ड्रग इंस्पेक्टर से इश्यू होगा। और यही ड्रग इंस्पेक्टर उसको लगातार क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करेंगे, ये ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे जाते हैं। सो कहां से आएगा लाइसेंस, ड्रग इंस्पेक्टर से आएगा। कोई भी चाहे रिटेल स्टोर हो चाहे होलसेल स्टोर हो, इन सभी का लाइसेंस डीआई से ही ऑब्टेन्ड होता है। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, देखो अगर सबसे कॉमन बात किया जाएगा, जो मैक्सिमम पर्संस में देखने को मिलता है मलेरिया, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वाइल सबसे लोएस्ट की बात करोगे तो प्लाज्मोडियम ओवेल, सबसे कम, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम। एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जिसको हम समटाइम्स क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया भी बोला जाता है, जिसमें हमारा अगर हम बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस नहीं पाई जाती, मतलब हमारा यहाँ पे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं होती है, तो ये चीज याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया हमारा यहाँ पे नहीं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। आपसे इंडिया के लिए स्पेसिफिक पूछा गया है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो यस, इन इंडिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सिपेरम, दीज आर, बट अगर स्पेशली बात करूंगा वाइवेक्स सबसे ज्यादा है और सबसे मिनिमम में प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, जो बहुत कम होता है इंडिया कंट्री की बात करेंगे तो वहां पे। सॉल्ब्यूटामॉल इज, क्या है भाई सॉल्ब्यूटामॉल, सिंपल आंसर है सर, सॉल्ब्यूटामॉल हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग है। दिस इज नॉन कैटेकोलेमिन डेरिवेटिव, और अगर आप बात करोगे दिस इज बीटा 2 एगोनिस्ट। हाँ जी, बीटा 2 पे काम करेगा सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, और ये सभी हमारे नॉन कैटेकोलेमिन डेरिवेटिव हैं। कैटेकोलेमिन डेरिवेटिव की बात करेंगे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, आइसोप्रिलिन, डोब्यूटामिन, ये याद आते हैं। तो देखो कैटेकोलेमिन तो होगा नहीं, नॉन कैटेकोलेमिन होंगे, बिल्कुल। अब यहां पे क्या है, बीटा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट, नहीं अल्फा एगोनिस्ट नहीं है,
बीटा एगोनिस्ट है। सो ये आंसर आप सिंपल लगा सकते थे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नॉन कैटिकोलेमिन और हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। आप बाकी भी याद रखिएगा, जिनमें कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कैटिकोलिन कहलाते हैं। कैटिकोल न्यूक्लियस क्या होता है, अगर आप बात करोगे हमारा जिस भी, देखो अगर यहां एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लगा है, दूसरा कंसेक्यूटिव में या तो यहां पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता तब वो बन जाता क्या, कैटिकोलेमिन डेरिवेटिव बनता, और वो नहीं है तो ऑब्वियसली ये हमारा कैटिकोलेमिन डेरिवेटिव में नहीं आएगा। Which one of these contain बेंजहाइड्रिल ग्रुप? ओके, बेंजहाइड्रिल ग्रुप। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने बेनाड्रिल सिरप पिया है क्या? हाँ जी, ऑब्वियसली बेनाड्रिल सिरप आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली सेलिंग भी इसकी होती है। बेनाड्रिल में क्या होता है, बेंजहाइड्रिल ग्रुप कंटेनिंग डाइमेनहाइड्रीनेट प्रेजेंट होता है। मैं फिर से बार बोलूं, क्या होगा, डाइमेनहाइड्रीनेट, जो इथेनोला एमीन डेरिवेटिव हमारा कंपाउंड होता है, डाइमेनहाइड्रीनेट। जी हाँ, सो बेंजहाइड्रिल ग्रुप आप यही से जाओगे। बेंजहाइड्रिल ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, डाइमेनहाइड्रीनेट, दैट इज द इथेनोला एमीन डेरिवेटिव, फर्स्ट जनरेशन हमारा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होती है, एंड दैट इज द बेनाड्रिल, इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज द डाइमेनहाइड्रीनेट हमारा यहां पे आता है, विच हैविंग द बेंजहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। Which of the following is issued as a laxative? कौन सा इनमें से ऐसा है जो लैक्सेटिव के रूप में यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सर, ये तो यूरिन को एल्कलाइन करने के लिए दिया जाता है। सोडियम ट्राइसिलिकेट नॉट एट ऑल। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, हाँ जी, ये लैक्सेटिव के रूप में यूज होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा बेसिक होता ही है। सो आपसे पूछा गया था कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे ऐसा है जो हमारा लैक्सेटिव के रूप में यूज होगा। The correct answer is the sodium potassium tartrate is the correct answer जो हमारा यूज किया जाता है। अब अगर आप देखिएगा यहां पे हमारा आएगा, that is called as the magnesium सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, लैक्टोलोज, ये सभी हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव या लैक्सेटिव में हमारे आते हैं। और ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा भी आपने क्लासिफिकेशन को ट्रिकी याद किया होगा तो ये आंसर आप आराम से कर दोगे। सल्फर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए अभी हमने सल्फर कंपाउंड को फ्यूमिगेशन में देखा था, फिर से एक क्वेश्चन वहीं से आ रहा है कि सल्फर का यूज किस में किया जाता है। अब आप बोलोगे सर डायबिटीज में सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव होते हैं, नहीं, वो यूरिएज डेरिवेटिव है, सल्फर कंपाउंड डायरेक्टली नहीं है। तो डायरेक्टली अगर आप बात करोगे, सल्फर का यूज स्केबीज में किया जाता है। अगर स्केबीज का इंफेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में देखो फंजीसाइड होता है, गन पाउडर में या वल्कनाइजेशन ब्लैक रबर में यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करोगे, स्केबीज जो हमारा क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन स्किन पे आता है, तो उसमें यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल ऑइंटमेंट के रूप में। सल्फर कंपाउंड यूज किए जाते हैं फॉर द स्केबीज इंफेक्शन के लिए। कुत्ते ने काटा है कभी? ना काटा हो तो अच्छी बात है, अगर काटा होगा तो आप फील कर पाओगे। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट एज, एक्सपेक्टोरेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे म्यूकस के प्रोडक्शन को एक्सपेल आउट को बढ़ा देते हैं या म्यूकस के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। और खासतौर पर कफ वाले केस में, खासतौर पर अगर प्रोडक्टिव कफ होता है तब ये यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा गया इनऑर्गेनिक सलाइन हमारा कौन सा एक्सपेक्टोरेंट है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। सो राइट आंसर इज द अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज किया जाता है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी यूज किया जाता है, सोडियम सिट्रेट भी यूज किया जाता है एज अ एक्सपेक्टोरेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, इंजेक्टेबल, इंजेक्ट किया जाएगा डिपॉट प्रिपरेशन के फॉर्म में। एथेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रॉन और डिपोमेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, हाँ जी, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीएमपीए, डिपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, डीएमपीए। हाँ, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन वाइडली यूज्ड एंड दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द 3 months बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट ऑलवेज देयर है, प्रोजेस्ट्रॉन है तो साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी जरूर, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पे भी रहना है। स्पाइनल कॉर्ड इंड एट थोरेसिक वर्टेब्रल लेवल। अब देखो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन ने ट्रिकी बनाया है। क्या? अगर आप
अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रीज आओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रीज आओगे तो आप बोलोगे सर सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 यानी T12 पे एंड हो जाएगा, आप पहला वाला आंसर लगा के चले आओगे। नहीं, लेकिन जब आप अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी जाओगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा जो L1 L2 लेवल होता है ना, सिर्फ T12 पे खत्म नहीं हो जाता है, L1 L2 लेवल पे आके थोरेसिक खत्म होता है और उसके बाद हमारा लंबर रीजन शुरू होता है। तो L3 L4 L5 यहां पे हमारा मेजर लंबर रीजन होता है। सो अगर आपसे पूछा गया स्पाइनल कॉर्ड का थोरेसिक वर्टिब्रल रीजन कहां पे एंड होता है, तो याद रखिएगा L1 L2 के पास में एंड होता है। देखिए सर्वाइकल हाँ 7 तक, थोरेसिक की बात करोगे T1 पे एंड हो जाता है, लंबर यहां पे आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारा थोरेसिक रीजन कहां एंड हो रहा है, तो L1 L2 तक जाता है। पिक्चर के अकॉर्डिंग आइएगा, सर्वाइकल ठीक है यही एंड हो गया, चलेगा सर। थोरेसिक की बात करोगे तो ये हमारा सिर्फ थोरेसिक रीजन तक नहीं, थोड़ा और आगे तक जाके लंबर रीजन में L1 L2 तक एंड होता है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन आपको उसी अकॉर्डिंग इसको समझना था। अ मदर रिक्वेस्ट अ प्रिपरेशन फॉर हर 5 years old फॉर अ चेस्टी कफ। ओके, उसके कफ हो रहा था चेस्ट में बहुत ज्यादा, मदर ने उस बच्चे के लिए दवा मांगी। Which of the following product is the most appropriate? अभी तो हमने बात किया चेस्ट में कफ ज्यादा हो रहा था, अब उसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको सिरप दिए जाएंगे। बताइए क्या दिया जाएगा? तो पहली चीज तो आप ये बोलिए ना, कफ सप्रेस करना है। हाँ जी, चेस्टी कफ है तो ऑब्वियसली चेस्टी कफ के लिए कफ सप्रेशन दिया जाएगा, तो कोडीन यहाँ पे यूज किया जाएगा एज ए एंटीटसिव एजेंट के रूप में। सो बेनिलिन विद द कोडीन सिरप। अब क्यों सर? देखो बेनिलिन की बात करोगे जिसमें हमारा क्या होता है, मेनली ग्वेनफेशिन होता है, जो क्या करता है म्यूकस के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, यानी प्रोडक्टिव कफ में भी यूज हो सकता है। और जो हमारा कफ सेंटर सप्रेशन कोडीन यूज हो रहा है वो एंटीडेसिव के रूप में यूज होगा, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया जाता है, बेनिलिन के साथ में कोडीन दिया जाता है। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी वाइज है, बड़ा प्यारा सा देखो है, जरा देखना मेरी बात। अगर आप बात करोगे हमारा बायल्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पेंटोज एंड हेक्सोज। क्वेश्चन आपका यही था, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन बाकी देखना, मॉलिस टेस्ट की बात करोगे दैट इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आपके पास एक पाउडर का सैंपल दे दिया गया, आपसे बोला गया इसमें पता करिए कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, क्या करोगे? मॉलिस टेस्ट करोगे, जहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप 2% इथेनॉल के साथ टेस्ट करके देखोगे कि हाँ हमारा अगर यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज नहीं है, तो मॉलिस टेस्ट नहीं होगा। स्वेलिनॉफ टेस्ट की बात करेंगे, दिस इज मेनली कैरिड आउट फॉर द डिस्टिंग्विशिंग ऑफ द ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहां पे बात करेंगे उनके बीच में हमारा होता है। बेंजेडीन टेस्ट की बात करोगे, दिस इज मेनली फॉर द यूरिन इन ब्लड, अगर ब्लड में यूरिन आ रहा है तब बेंजेडीन टेस्ट होगा। आपसे पेंटोज एंड हेक्सोज के बारे में बात किया गया है, सिंपल आप बोलोगे बायल्स टेस्ट यूज किया जाता है। अगर पेंटोज प्रेजेंट है तो हमारा कलर ये आएगा, ब्लू कलर अकॉर्डिंग आएगा, और अगर ग्रीन कलर आया है तो हम ये कह सकते हैं कि पेंटोज नहीं है, हेक्सोज विल बी देयर इन आवर सैंपल। निकोटिनिक एसिड लोअर डाउन द, अब आप अगर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा एक हमारी क्लास की ड्रग आती है निकोटिनिक एसिड, वहां पे यूज किया जाता है, नियासिन यूज करते हैं, एंड नियासिन मेनली यूज टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इनसाइड द बॉडी। अब ऑप्शन में देखो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, अब यहां कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लीजिएगा, सीधे कोलेस्ट्रॉल की बात करिएगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाता है, इसीलिए तो हमने बोला क्योंकि ये लाइपोलिसिस कराता है, लिपिड का ब्रेकडाउन कराने लग जाता है और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, दैट इज नियासिन के बारे में बात करेंगे। इफ 3 capsule of 150 mg of clindamycin are added to 150 cc of 1% Cleocin topical solution, what is the percent of the clindamycin in the final mixture? बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सुनिएगा, जरा मुझे कंफर्म करिएगा। क्या बोला गया? 3 कैप्सूल लिया गया 150 मिलीग्राम के, 150 मिलीग्राम यानी मैं इसको बोल दूं 1.5 हमारा ग्राम के आसपास लिया गया। अब आपसे अगर मैं बात करूं 3 कैप्सूल लिए गए हैं, 3 कैप्सूल लिए गए 0.15,
और 3 कैप्सूल लिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.15, दैट इज द 0.45 ग्राम। कितना हो गए 0.45 ग्राम के 3 कैप्सूल डाले जा रहे हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, जो सॉल्यूशन था ऑलरेडी टॉपिकल सॉल्यूशन हमारे पास, वो कितना था 150 सीसी ऑफ 1%। अब बताइए जब आपने ये और डाल दिया, अब अगर मैं आपसे बोलूं 150 सीसी का 1% सॉल्यूशन था, और मींस अगर मैं इसमें बात करूंगा लगभग यहां पे हमारे पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ड्रग पड़ी हुई थी, 150 सीसी हमारा 1% का बना हुआ था, उसमें 0.45 और डाल दिया गया, 150 सीसी यानी हमारा 1.5 ग्राम था, उसमें हमारा ये और ऐड कर दिया गया 0.45 ग्राम। आप मुझे बताइए टोटल कितना हो गया 1.95 ग्राम अब हमारा ड्रग हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, बताइए फाइनल सॉल्यूशन कितना हो, फाइनल सॉल्यूशन कितने परसेंट का होगा। आप मुझे सिंपल आंसर करिएगा, ये 1% से तो ज्यादा होगा ना। जब हमने बोला था 150 मतलब 1.5 ग्राम में हमारा 1% आया था और उसमें कुछ और ऐड कर दिया गया है, तो आप सिंपल यहां पे बोलोगे 1.3% हो जाएगा। कैसे, एक सिंपल कैलकुलेशन जरा देखो, 1.3% मैंने आपसे यही बोला ना, 1.95 ग्राम हो गया। अब आप निकालोगे परसेंटेज, कैसे निकालोगे, इसी क्वेश्चन में देखो ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे 1.95 ग्राम इंटू हमारा जितना कंसेंट्रेशन बन रहा था इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150। आप करिएगा ये कैलकुलेशन, और जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1.3% आ जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी हमारे ड्रग में था, हमारे टॉपिक हमारे सॉल्यूशन में था। 3 टैबलेट डाली गई, उन 3 टैबलेट का वेट कितना हो गया 0.45 ग्राम हो गया। सो टोटल अब हमारा कितना हो गया 1.95 ग्राम। फाइनल कितना परसेंट बन रहा है 1.95 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, आंसर आएगा 1.3%। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो पोसोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। मैं बार बार आपसे बोलता हूं किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में, Which of the following is most effective in inhibiting gastric acid secretion? अब अगर अल्सर की बात किया जाए, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के इनहिबिट करने की बात किया जाए, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से अच्छी ड्रग कुछ है क्या भला? सो आंसर अगर मैं बात करूं, ओमेप्राजोल दिख रही है क्या, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये दोनों हमारी क्या है H2 ब्लॉकर है। हाँ इफेक्टिव है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पीपीआई। पायरेनजेपिन की बात करोगे M1 इनहिबिटर है, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी पीपीआई है। सो आपसे पूछा गया मोस्ट इफेक्टिव, सिंपल आंसर आपको देना था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर द रिडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग टू द शेड्यूल। आइबुप्रोफेन टैबलेट्स, हाँ जी, ये हमारी क्या है, दैट कम्स अंडर द, वैसे मैं आपसे ये भी बात करूं, हाँ ये ओटीसी में भी आती है, लेकिन ये शेड्यूल में भी है, अंडर द प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग, शेड्यूल एच क्लास की ड्रग में आएगी। प्रिस्क्रिप्शन के साथ इसको ले सकते हैं, क्योंकि टैबलेट की बात चल रही है। हाँ, आप अगर यही आइबुप्रोफेन का अगर कोई स्प्रे वगैरह है तो आप आराम से यूज कर सकते हो अंडर द ओटीसी, लेकिन अगर इसके टैबलेट वगैरह पे जाओगे तो प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग में आएगा, और आपको अगर परचेज करना है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना मस्ट है। द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आर्टरी की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरी में हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स which carried out the oxygenated blood, और हमारी वेन्स क्या होती हैं which carry the deoxygenated blood, करेक्ट। लेकिन एक आर्टरी और एक वेन ऐसा है जो इस कहानी को, मतलब इस रूल को नहीं फॉलो करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो क्या करती है, हमारे लंग्स, हार्ट से लंग में ब्लड लेके जाती है, जो प्योर नहीं होता, इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो आपसे पूछा गया कौन सी आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। और यही अगर आपसे यह पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वेन कैरिड आउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब आपका आंसर आ जाएगा पल्मोनरी वेन, जो कहां से, लंग से
हार्ट में ब्लड लेके आती है? यहां पे आंसर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की कहानी जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि काफी काम से क्वेश्चन बन सकता है यहां से, और ये बहुत सिंपल है लेकिन पूछे जाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेपेरिन एंड वॉरफेरिन। अगर हेपेरिन की बात करोगे, हेपेरिन का रूट क्या होता है हमारा? पेरेंट्रल है, आईवी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और वॉरफेरिन टैबलेट, ओरल टैबलेट के फॉर्म में ली जाती है। अब जरा देखना, हेपेरिन है तो आईवी है, वॉरफेरिन है, ओरल है, तो ए आंसर ही तो दिख रहा है जी, आईवी एंड ओरल। हाँ जी, ए आंसर आ जाएगा। हेपेरिन हमारा मेनली ओनली हमारा ये आईवी एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है, और वॉरफेरिन ओरली ओनली दिया जाता है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। इसी से पूछा जाता है इन विवो इन विट्रो की कहानी। इन विवो पूछा जाएगा, हमेशा हेपेरिन पे आ जाइएगा। ओके, हेट्राजेन ड्रग इज यूज्ड इन, हेट्राजेन विच हैविंग द डाइइथाइल कार्बामाजिन। यस, डाइइथाइल कार्बामाजिन जो फाइलेरेसिस के लिए यूज किया जाता है, एंटी फाइलेरियल ड्रग है, उसमें यूज करते हैं। सो आपसे ये ब्रांड नेम पूछा गया है, और ये किसमें यूज होता है? फाइलेरेसिस में। दैट इज द हेट्राजेन डाइइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट इसमें प्रेजेंट होता है, और ये इसके लिए यूज किया जाता है फॉर द फाइलेरिया विच इज कॉज्ड बाय द वुचेरिया बोनक्रॉफ्टी द्वारा कॉज किया जाता है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में अगर नॉर्मल बात किया जाए कितना प्लेटलेट प्रेजेंट होता है? अरे डेंगू ने हमें सिखा दिया है कि मिनिमम 2.5, यानी मिनिमम अगर हम बात करेंगे 2,50,000 हमारा सीएमएम प्रेजेंट होता है। यस, तो 2,50,000 से 4,00,000 सीएमएम हमारा प्रेजेंट होता है। दैट इज द नॉर्मल प्लेटलेट लेवल इनसाइड द बॉडी। और हाँ, फिर 1.5 लाख आता है, 50,000, अगर 50,000 से नीचे आ जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। ये सारी चीजें हमने कोविड में और खासतौर पर डेंगू की सिचुएशन में जरूर देखते होंगे। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 5 से 6 लीटर। सिंपल याद रखिएगा, ब्लड का अमाउंट कितना होता है? 5 से 6 लीटर, एवरेज में 5.5 लीटर आप बोल सकते हो। आंसर कहीं दिख रहा है तो लगा दीजिएगा। दैट इज 5.5 लीटर एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हाँ, मेल में थोड़ा सा ज्यादा, फीमेल में थोड़ा सा कम, लेकिन ये एवरेज की बात चल रही है, और एवरेज पे आपको याद रखना पड़ेगा 5 लीटर 5.5 लीटर के आसपास प्रेजेंट होता है, ये अलग अलग अमाउंट के बेसिस पे। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन, पॉइजनस मींस जो हमारे बॉडी के लिए एविल है, और एविल यानी ई। सो पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड अंडर द शेड्यूल ई। एफ ब्लड बैंक, वाई क्लिनिकल ट्रायल, एक्स हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स ड्रग आते हैं। आपसे पॉइजनस ड्रग पूछा गया, ई की बात करेंगे। हाँ, खैर ई की जगह E1 हो गया है, और जो हमारा आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मेडिसिन सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे पॉइजनस ड्रग आती हैं उनको रखा गया है किसमें? शेड्यूल ई के अंतर्गत। ये दो लिस्ट में आती हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी में रखे गए हैं। कभी कभी उन लिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ओटीसी ड्रग, ओटीसी ड्रग्स आर दोज ड्रग which do not require the prescription of RMP to purchase from the retail shop। सिंपल है, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये इथिकल ड्रग है? नहीं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है? नहीं। इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। हाँ जी, ओटीसी ड्रग को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बोलते हैं, जिनके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत, ओवर द काउंटर ड्रग, इसीलिए तो बोला जाता है ये ओवर द काउंटर। डायरेक्टली काउंटर पे जाइए और वहां से परचेज कर लाइए। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय, हमने एक क्वेश्चन और देखा था पार्ट 1 में। वहां पे क्या था कि जो सर्जिकल सूचर्स होते हैं या सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है, उनके स्टरलाइजेशन के लिए हमने ऑटोक्लेव देखा था, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन देखा था। लेकिन जब आपसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज की बात करेंगे तो यहां पे मॉइस्ट हीट तो बिल्कुल नहीं यूज किया जाएगा, यहां पे गैसियस स्टरलाइजेशन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा? गैसियस स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विथ वाटर तो नहीं, गैसियस स्टरलाइजेशन यूज किया जाएगा। दैट इज डिस्पोजेबल सिरिंज। हाँ, अगर हम बात करेंगे ऑटोक्लेव कल्चर मीडिया वगैरह के लिए यूज किया जाता है। हमारे बाकी अदर मेथड जैसे ग्लास सिरिंज वगैरह है तो रेड हॉट एयर ओवन यहां पे यूज किया जाता है। तो अलग अलग कंडीशन पे हमारे स्टरलाइजेशन होते हैं। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन, सिंपल याद रखना, TI। क्या याद रखोगे? TI। T for thiopine, I for imidazole।
बायोटिन जो कि विटामिन B7 कहलाता है, उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं, थायोफिन प्रेजेंट होती है और इमिडाजोल प्रेजेंट होती है। अब अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है, सिंपल आप आंसर देखो, ए आंसर आ गया क्या, इमिडाजोल एंड थायोफिन, टीआई अगर आप याद रखोगे, ये स्ट्रक्चर देखिएगा, यहां पे हमारा क्या प्रेजेंट है और यहां हमारा थायोफिन प्रेजेंट है, ये हमारा इमिडाजोल प्रेजेंट है। सो इमिडाजोल एंड थायोफिन, इसीलिए हम इसको टीआई के नाम से बोलते हैं, बायोटिन के नाम में ही हम ढूंढ लेते हैं। और सभी जितने भी हमारे विटामिन होते हैं उनका रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रिक के साथ आप क्लास में जरूर इसके लिए पढ़ोगे और उसको रिमेंबर रखना है फॉर द क्वेश्चन पैटर्न। An ointment contain 1% weight by weight calamine. ओके, एक ऑइंटमेंट है जिसमें 1% वेट बाई वेट। अच्छा, वेट बाई वेट परसेंट मतलब समझते हो ना कि 99 ग्राम हमारा सॉल्वेंट है और 1 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, 1% वेट बाई वेट बनता है, करेक्ट। हाउ मच कैलामिन पाउडर वुड बी appropriated to add to 200 gram of the ointment to produce a 4% weight by weight calamine ointment? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला 1 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए, तब आप बोल दोगे सर सिंपल है, अगर 4% का बनाना है तो 4 ग्राम आ जाएगा। सर 200 ग्राम का बनाना है तो क्या सर 8 ग्राम डाल दें क्या? अरे नहीं, गड़बड़ा जाएगा। सर क्यों? जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर 100 ग्राम में 4 ग्राम डाल दिया गया तो अगले वाले में कुछ हमारा अमाउंट घटेगा। वैसे इसको आप 6.25 लिख लीजिए, कैलकुलेशन जरा इधर समझ लीजिए मेरे साथ। क्या, जरा मुझे बताइएगा, 200 ग्राम में 2% की अगर बात करोगे, 2% हमारा आएगा कितना? 2 ग्राम। और 100 ग्राम में 2% के हिसाब से अगर हम करेंगे तो 200 ग्राम आ जाएगा। और अगर 4% ग्राम 200 ग्राम की बात किया गया तो 800 ग्राम टोटल। अगर आप यहां पे बात करोगे तो हम माइनस करेंगे 800 ग्राम से 200 ग्राम, आंसर आएगा 600 ग्राम। अब जरा मुझे बताइएगा, 4 ग्राम आपकी ड्रग मिली है, उसको माइनस कर दीजिए 100 से, आ जाएगा 96। और अगर फाइनल करोगे तो 600 डिवाइडेड बाई 96, आंसर आएगा 6.25 ग्राम। इतना अमाउंट कैलामिन का चाहिए टू प्रोड्यूस दिस कंसंट्रेशन। The normal level of the calcium in blood plasma is, ब्लड प्लाज्मा में जितने भी हमारे आयंस हैं इनका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम की, जैसे आप ग्लूकोज की बात करोगे तो 110 mg पर डीएल आप बता दोगे ना, ये 100 ml का मतलब क्या होता है? डीएल, डेसीलीटर ना। हाँ जी, 100 ml मतलब डेसीलीटर की बात चल रही है। और अगर मैं कैल्शियम की बात करूंगा तो 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और पर 100 ml हमारा होता है कैल्शियम। मैं आपको एक बार सारे जितने भी हमारे आयंस हैं जरा देखो, सोडियम की बात करोगे ये सबसे ज्यादा चाहिए, 35 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आता है। पोटेशियम 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आता है। कैल्शियम 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल हमारा आता है। फॉस्फेट की बात करेंगे 2.8 to 4.5 मिलीग्राम पर डीएल आता है। इस कंसंट्रेशन का फोटो जरूर ले लीजिएगा। सो ये रहे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम द फार्मा सब्जेक्ट्स। रिमेनिंग जो आपके 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश, अखिलेश सर उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो आज मेरे पार्ट में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सो एवरीवन, नेक्स्ट यहाँ पे सेगमेंट है आपका अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 numbers are in their ratio of 15:11 if their HCF is 13 then the number are। देखो यहाँ पे आपको क्या बोले गए हैं कि आपके 2 नंबर्स हैं जिनके बीच का जो रेशियो है, जो ये रेशियो है इनका, ये आपका आ रहा है कितना? 15:11 का। और इनका जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मींस ऐसा एक नंबर जिनसे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, जिनसे आप दोनों डिवाइड किए जा सकते हैं नंबर्स, वह आ रहा है कितना? 13 है। सो आपको बताना है कि ये नंबर्स क्या होंगे। तो देखो आप बात करते हैं, अगर रेशियो अगर दिया गया है 15 का और 11 का, मतलब हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो है 15x और जो सेकंड नंबर है वो आ रहा है कितना? 11x आ रहा है। और बात की गई HCF की, तो HCF यहाँ पे अगर इन दोनों का 13 है, मतलब मिनिमम 13 से ये दोनों डिवाइड किए जा सकते हैं। तो चलो अगर हम बात करते हैं 15 × 13 कर लेते हैं और 11 × 13 कर लेते हैं, तो आप देखो क्या वैल्यूज आपको आएंगी।
क्या वैल्यूज आ रही हैं। सो 50 आप इधर देखो 15 3 जा 45, 4 15 1 जा 15 एंड 4 19, सो 195 ये हो गया। इसको आप करते हैं तो 11 3 जा 33, 3 कैरी गया 3, 11 1 जा 11 एंड 3 14। सो आप देखो एक नंबर आपका आ रहा है 195 और एक नंबर आ रहा है आपका क्या 143। तो देखो डी ऑप्शन में हमको ऐसा मिल रहा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों नंबर्स हमको बोला गया था रेशियो में थे, रेशियो से आपने HCF की हेल्प से क्या कर लिया नंबर्स का यहाँ पे निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल द एक्सीड्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय व्हाट परसेंट। देखो आपके पास में क्या था, एक स्क्वायर था, ये स्क्वायर था। स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड्स इसके एक जैसे होते हैं, मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हो क्या रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना आएगा, ए स्क्वायर आता है। ए आपके किसी भी दो साइड्स की मल्टीप्लिकेशन, यही आपका क्या होता है एरिया होता है। तो ये तो हो गया आपके चलो स्क्वायर का। हुआ क्या, उन्होंने बोला कि उसकी एक साइड को हमने 40% से इंक्रीज किया, दूसरी साइड को 30% से इंक्रीज कर दिया है। मतलब आपका एक साइड जो हो गया है वो कितना हो गया होगा 140/100 हो चुका होगा ए का, और दूसरा साइड जो है वो हो चुका है कितना 130/100 ए, ठीक है ना। 30% और 40% इंक्रीज कर गया है ये दोनों साइड्स अभी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14/10 और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 7/5 ए आ जाएगा, ठीक है ना। एक साइड आ गई आपकी 7/5 ए और दूसरी साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 13/10 ही रहेगा ये, ठीक है ना। 13/10 ए, तो दूसरी साइड आपकी ये हो गई है। और क्योंकि अब ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 × 5 50 हो जाएगा और 13 7 जा 91, तो 91/50 ए अभी आपका ये जो है एरिया आ रहा है आपके रेक्टेंगल का। अभी ये फाइनल नहीं, हमने रेक्टेंगल की एरिया ले ली, स्क्वायर की एरिया फाइंड कर ली है। अब आपको देखना है कि ये कितना परसेंटेज से ज्यादा है, तो पहले ये तो देखो इससे ज्यादा कितना है, जितना ज्यादा होगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे फिर हम। तो चलो जरा देखो, ये आपका था ए स्क्वायर, अच्छा ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए इंटू ए है ना ए स्क्वायर। अब चलो इसको माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू पक्का है कि छोटी होगी, ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो इससे हम जब क्या करते हैं 91/50 ए स्क्वायर से हम माइनस करते हैं कितना ए स्क्वायर, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा नीचे 50 आ जाएगा, 91 ए स्क्वायर माइनस 50 ए स्क्वायर, 50 ए स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 91 - 50/50 मीन्स ये हो जाएगा 41 ए स्क्वायर बाई 50। इतना आपका क्या है इंक्रीज है, ये आपका इंक्रीज है जो कि रेक्टेंगल की एरिया में इंक्रीज कितना, इतने एरिया का दिखने को मिल रहा है, इतने यूनिट्स आपकी ज्यादा है रेक्टेंगल का जो एरिया है। अब परसेंटेज निकालना है तो 41 ए स्क्वायर बाई 50 इंटू इसको क्या कर दो x से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, तो ये आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अरे ए स्क्वायर है ना, ए से ए कट गया, 41/2, 41 × 2 कितना हो जाएगा 41 × 2 हो जाएगा आपका 82%। कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है 82% का इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले आपने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर आपने डिफरेंस निकाल लिया है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में एरियाज का क्या डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस आया है रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में आप उसको निकालना है, क्योंकि रेस्पेक्ट किसका, रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट का चेंज है, कितना परसेंट इंक्रीज है। तो हमने स्क्वायर का एरिया में आपने यहाँ पे रख लिया, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, ये आप यहाँ से इंक्रीज में जो भी परसेंटेज है वो निकाल लेंगे, वो हम यहां से क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो 82% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी यहां से भी एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। 3 नंबर है जिनका एवरेज है 20। इफ 2 नंबर्स आर 16 एंड 22 द थर्ड नंबर इज। देखो 3 नंबर का एवरेज होगा कितना, अगर 20 है तो 3 नंबर का टोटल सम कितना आना चाहिए 20 × 3 टाइम्स एवरेज था क्योंकि, तो 60 होना चाहिए टोटल वैल्यू 3 नंबर का अगर एवरेज हम निकालते हैं। तो आपको देखो मिल कितना रहा, एक में 16 मिला है, एक में 22 मिला है।
तो हम क्या करते हैं 16 प्लस 22 प्लस थर्ड नंबर हम x मान लेते हैं, इन सब का सम 60 के बराबर होगा। ये कितना आ रहा है देखो 22 प्लस 6 28 38। सो x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 38, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 22। मतलब जो थर्ड नंबर है वो कितना होगा 22 होगा। थर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। सो ए ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल है, कंपाउंड नहीं है, नॉर्मल आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अ सम ऑफ रुपीज 2500 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट बाय द एंड ऑफ 5 ईयर। 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है और आपको पूछा गया है कि ये 2500 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं तो 5 ईयर्स में वो टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, ठीक है ना। हाउ मच इंटरेस्ट कितना आपको वहां पे मिलेगा एंड में 5 साल के बाद। ये है आपका क्या प्रिंसिपल, ये है क्या आपका रेट, ये है आपका क्या टाइम। तो आपका एसआई क्या होता है, एसआई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना था 2500, रेट कितना है, रेट है आपका कितना, रेट है आपका 6%, टाइम कितना है, टाइम कितना है 5 ईयर। ये आप इतना सॉल्व करिए, आपका एसआई परसेंट आपका निकल आएगा, इंटरेस्ट आपको यहां से आ जाएगा। देखो ये तो सीधे 2 जीरो कट कर दिया आपने, 6 5 जा 30 एंड 30 को 25 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 1 7.5 750 750 750 आपका यहां से आंसर देखो आएगा, 750 आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है क्या। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1734 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास में एक क्यूब है, आपके पास में एक क्यूब है और इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है, सरफेस का एरिया जो है वो आपका कितना दिया गया है 1734। देखो सबसे पहले इसका एरिया देखो, ये क्या है, यहां आप देखो एक क्यूब के केस में आपके पास 6 स्क्वायर हैं यहां पे फेसेस में इसके। भाई एक ये रहा, एक फेस इसका, एक फेस ये रहा, एक ऊपर रहा, एक साइड से रहा, एक पीछे की ओर रहा और एक नीचे की ओर रहा। मतलब टोटल 6 स्क्वायर हैं जो मिल करके बना रहे हैं एक क्यूब को। एरिया फाइंड करना है तो आप देखो एक एरिया, एक आपका स्क्वायर का एरिया कितना होता है a स्क्वायर, तो टोटल 6 है, तो टोटल क्यूब की एरिया कितनी होती है, सरफेस एरिया होती है 6a स्क्वायर, 6 टाइम्स a स्क्वायर। तो ये आपका होता है, आपको वैल्यू दी गई है तो आप यहां से a सबसे पहले फाइंड कर लो, क्योंकि आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a 3 टाइम्स a क्यूब। तो आप देखो यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1734। अब यहां से हम निकालते हैं, चलो a निकालें अगर हम, या फिर a स्क्वायर करते हैं तो 1734 बाई 6 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पहले, चलो तो कितना आ रहा है 6 2 जा 12 5 3 6 8 जा 48 5 4 6 9 जा 44, ठीक है। तो ये 289 आ गया a स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √289, a इज इक्वल्स टू रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो एरिया आपका जो एक साइड है, एक जो साइड आपका क्या है यहाँ पे लेंथ है साइड का, वह कितना आ रहा है 17 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 17 इंटू 17 इंटू 17, यही क्या होगा आपका यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यही वैल्यू आपकी क्यूब दे देगा। तो देखो 17 इंटू 17 इंटू 17, 7 7 जा 49 49 एंड फिर से 7 तो 63 आएगा। 3 टाइम्स में आपका 3 3 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है और किसी में 3 स्टार्ट में आपको देखो एंड में नहीं दिख रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, यही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 4913 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 इंटू 17 इंटू 17 देखो ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 352 मीटर्स देन द एरिया इन स्क्वायर मीटर इज। सर्कमफ्रेंस है किसी सर्कल का 352 मीटर, तो आपको एरिया फाइंड करना है। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई r होता है। 2 पाई r आपको कितना दिया गया हुआ है
2 पाई आर आपको मेंशन किया गया हुआ है 352। अरे इसको क्या हो गया भाई, 2 पाई आर इज इक्वल टू 352। अरे अरे अरे, चलो फिर से करते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें लग रहा है, चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, देखो आप 2 पाई आर करके यहां से 352 रख लो, यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू मिल जाएगी, पाई आर स्क्वायर कर दोगे, आंसर यहां से आपका इस सिर्फ 2 चीजों से ही मिल जाएगा। तो देखो यहां पे करेक्ट आंसर आ गया 9856। मैं आपको यहां एक्सप्लेनेशन भी एक बार दिखा देता हूं। देखो हमने क्या बोला, सबसे पहले अपने को सरकमफ्रेंस देखना है। तो सरकमफ्रेंस कितना हुआ आपका, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई थी, 352 दी गई हुई है। आर यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक ऐसा करके आर आ गया आपका कितना, 56। नाउ एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, या फिर 3.14। तो यहां आप 22/7 ही रखो क्योंकि कट जाएगा वो। और आप यहां पे क्या करो, आर की वैल्यू 56 है तो आप यहां पे सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। तो आंसर क्या हो गया आपका 9856। ऑप्शन जो भी रहा होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपका इनमें से कौन सा सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 टाइम्स आएगी, मींस x क्यूब होगी। x की पावर 6 है माइनस x की पावर 3 है, तो क्या यहां से आएगी, देखो पावर से पावर माइनस नहीं होते हैं कभी ना, ये ऑप्शन गलत है। पावर से पावर माइनस नहीं होते हैं। यहां पे आप देखो क्या था, x की पावर 6 है डिवाइडेड बाई x की पावर 3 था। तो देखो जब डिवाइड में होता है, जब डिवाइड में होता है तो पावर पावर माइनस होंगी, लेकिन जब क्या होगा, जब आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर पावर ऐड हो जाती है। तो यहां देखो क्या है, यहां डिवाइड था तो x की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 था, तो ऊपर से ये पावर जाएगी जब, तो क्या होगा 6 में से 3 माइनस हो जाएंगे। यहां मैंने इसकी माइनस की बात की थी, पावर आपकी क्योंकि सेम नहीं थे इसलिए ना तो एडिशन कर सकते हैं ना तो आप मल्टीप्लाई आपका सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई था तो आप इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। x की पावर 6 प्लस 3 था तो x की पावर 9 हो जाएगा टोटल। यहां पे आपका x की पावर ये 9 हो जाएगा, यहां x की पावर 3 बचेगा, यहां 6 और 3 ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो इसको भी क्या कर दीजिए आप, 6 की पावर यहां भी आप ऐड कर सकते हैं। यहां मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, 6 3 जा 18, तो x की पावर 18 यहां पे होगी, x की पावर 18 क्योंकि एक ही का आपका यहां पे दिया गया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, तो आपका बी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 140 मीटर्स। आपका ट्रेन है उसकी लेंथ है 140 मीटर्स एंड इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स। चलो देखो पहले तो मीटर में था, यहां किलोमीटर आ रहा है तो इसको क्या कर दो, सीधे सीधे आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो, मीटर पर सेकंड में आप इसको चेंज कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 220 मीटर्स लॉन्ग। आपको वो ट्रेन को टोटल पास करानी है प्लेटफॉर्म से जिसकी आपकी डिस्टेंस दी गई हुई है 220 मीटर्स, तो आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये क्या था, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 5/18 से करोगे तो 18 का डिवाइड करोगे 72 में, 4 टाइम्स में जाएगा तो 18 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, तो स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। आपको क्या करना है, 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस करना है। भाई इसकी भी लेंथ वहां पे ऐड कर दो। क्यों, देखो अगर हमने बोला, देखो अगर हमने बात की, ये है अपने प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है ना, 220 मीटर्स है जो कि 220 मीटर्स है जो कि ये लेंथ है। और आप देखो आपकी जो ट्रेन है वो यहां से लेकर के ये आपका लेट सपोज ये है ट्रेन की लेंथ जो कि कितनी है 140 मीटर्स। पूछा गया है आपसे कि इसको टोटल पार कराना है आपको। ये पार कब होगी भाई, यहां से आकर के जैसे यहां पे आई तब तो ये स्टार्ट हुई प्लेटफॉर्म पे, ये पार तब कहलाई जाएगी जब यहां से होते हुए इंजन इसका यहां पहुंच गया हो और ये ट्रेन पूरी तरह से यहां से पास आउट हो गई हो। तो देखो ये पार तो तब हुई ना जब इसने इतना पहले डिस्टेंस पार किया, फिर इतनी दूरी और वो गई होगी जितनी की ट्रेन की लेंथ है, तब वो पूरा प्लेटफॉर्म को क्या की होगी, क्रॉस कर पाई होगी। तो अब टोटल जो डिस्टेंस है उसको कवर करना है यहां पे, वो 220 प्लस 140 ट्रेन की भी लेंथ ऐड कर दो तो कितना हो गया 213 300
360 मीटर हो गया, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है, 360 मीटर उसको क्रॉस करना है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है, तो आप बताओ ना कितने मिनट लगेंगे उसको? 360, 18 मिनट्स लगेंगे उसको, 18 मिनट्स लगेंगे उसको 20 मीटर के हिसाब से, 18 मीटर्स लग जाएंगे यहां पे। करेक्ट है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 18 सेकेंड्स आपके यहां पे हो जाएंगे, 18 सेकेंड्स लगेंगे उसको टोटल कवर करने के लिए, 18 सेकेंड में आपकी वह क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 73% कैंडिडेट पास्ड इन बोथ दोज सब्जेक्ट्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एक एग्जामिनेशन हुआ जहां पे 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हुए हैं, इंग्लिश के पेपर में पास हुए हैं, और 85% है जो कि मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। लेकिन दोनों के जो कंबाइंड देखा जा रहा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों पेपर को पास आउट किया है वह सिर्फ 73% है। मतलब कुछ बच्चे हैं जो मैथ में पास हैं, इंग्लिश में नहीं पास हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हैं, मैथ्स में नहीं पास हैं। सिर्फ 73% ये जो दोनों में पास आउट हुए हैं। क्या करना होता है? कुछ नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको देख लेना है कि ये जो 80 है प्लस 85 है, इसमें से माइनस कर दो आप कितना, 73 को। 80 को प्लस 85 इन दोनों को ऐड करो, 80 प्लस 85 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 165 में से 73 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका? इसको कैलकुलेट कर लीजिए अभी आप लोग। जो भी वहां पे वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्या हुए हैं वहां पे, वो स्टूडेंट्स हैं, उतना परसेंटेज है जो कि बच्चों ने पास किया है एग्जामिनेशन को। तो आप देखोगे वहां पे कितने हैं परसेंटेज जो कैंडिडेट बोथ में फेल हुए हैं, जो दोनों में फेल हो गए हैं। तो आप देखोगे कि जितना वैल्यू बचेगी, मतलब चलो यहां मैं बताता हूं आपको, क्योंकि यहां मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं आगे दिखाता हूं आपको। आंसर 8 आ रहा है, इसको कैसे किया होगा देखो, समझो जरा। ये हो गए बच्चे जो क्या हुए, इंग्लिश में पास हुए हैं, ये बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, और ये हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो हमको देखना है कि ऐसे बच्चे टोटल कौन से हैं, वो बच्चे कौन हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया कि दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हैं। तो हमको देखना है कि ऐसे बच्चे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, अगर हम ये देख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने हैं जो कि दोनों में फेल हो गए हैं। तो देखो हमको क्या करना है, जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट्स में पास परसेंटेज है, लाइक ये मैथ का था, ये इंग्लिश का था, उन दोनों को ऐड कर लेना है। और जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मैथ्स में भी इंग्लिश में भी कंबाइंडली दोनों सब्जेक्ट अपीयर कर दिए हैं, वो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कर लेंगे। तो कितना आ गया, 92%। मतलब 92% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हैं। तो बचे कितना, 100% टोटल होता है, 92% पास हैं, 8% हैं जो कि आपके दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं। 8% आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो आंसर क्या हो गया आपका, 8 यहां से हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹2850 अ शॉपकीपर गेन्स 14% ऑफ द प्रॉफिट, 14%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be. चलो ओके, चलो अभी काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोला इन्होंने कि एक बाइसिकल है जिसको क्या किया इन्होंने, 2850 रुपीज की जब सेल की है तब इनको कितना परसेंट का, 14% का प्रॉफिट मिला है, 14% का प्रॉफिट मिला है। देखो मुझे एक बात समझो, लेट्स ऐसा मानते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था बाइसिकल का, जो साइकिल को उसने खरीदा होगा वो X रुपए की खरीदी है, X रुपीस की